स्मार्ट एग्जाम अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, जहां छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी एक आधुनिक और भरोसेमंद शैक्षणिक ऐप है, जिसे छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप में ऑनलाइन क्विज और टेस्ट, स्टडी नोट्स, ई बुक्स, सिलेबस, वीडियो लेक्चर, प्रश्न बैंक और प्रीमियम कंटेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में इंडिस ऐप स्टोर खोलें, सर्च में स्मार्ट एग्जाम अकेडमी टाइप करें और इंस्टॉल करें। ऐप ओपन करने के बाद यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। नए छात्र रजिस्टर हियर पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल, कोर्स और पासवर्ड भरकर अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन होते ही आप सीधे डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं, जहां से पूरी तैयारी एक स्मार्ट तरीके से शुरू होती है। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी, आपकी परीक्षा सफलता का स्मार्ट साथी। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के आइडिया की जिसका एक जमाने में मजाक उड़ाया गया था, और आज वो विज्ञान की बुनियाद है। आइडिया ये कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं ना, वो असल में लगातार हिल रही है। पूरी तरह से बकवास। सोचिए, आज हम जिसे साइंस का एक बेसिक फैक्ट मानते हैं, उसे शुरुआत में कुछ ऐसे ही शब्दों से खारिज कर दिया गया था। इससे अंदाजा लगता है कि ये थ्योरी अपने टाइम में कितनी ज्यादा विवादास्पद रही होगी। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में जहां इस आइडिया ने जन्म लिया। देखते हैं कि कौन था वो इंसान जिसके दिमाग में ये बात आई और दुनिया ने उसकी इस बात पर कैसा रिएक्शन दिया। और ये हैं एल्फ्रेड वेगनर। मजे की बात यह है कि वो कोई जियोलॉजिस्ट मतलब भूवैज्ञानी नहीं थे। वो तो एक मौसम वैज्ञानी, एक पोलर एक्सप्लोरर, एक एडवेंचरर थे। और शायद इसी वजह से वो दुनिया को एक ऐसे नजरिए से देख पाए जैसे पहले किसी ने नहीं देखा था। और सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से। 1910 की बात है। वैगनर एक नक्शे को देख रहे थे और उनके दिमाग में आया, क्या दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता, जैसे कभी ये दोनों जुड़े हुए थे। बस यही वो पल था जहां से उस थ्योरी का बीज पड़ा जिसने धरती के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो उस जिगसॉ पजल जैसे फिट से ही वेगनर ने एक बहुत ही दानदार एक बहुत ही बड़ा आइडिया दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर सारे के सारे महाद्वीप कभी एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के तौर पर, जिसका नाम उन्होंने पैंजिया रखा। जैसा कि नक्शों में दिख रहा है, ये हमारे प्लैनेट के पास्ट की एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर थी। ठीक है, तो एक आइडिया तो आ गया, लेकिन साइंस सिर्फ आइडिया पर नहीं चलता, उसे चाहिए सबूत। तो अब देखते हैं कि वेगनर ने अपने इस बड़े दावे को साबित करने के लिए क्या-क्या सबूत इकट्ठा किए। ये एक तरह से ग्लोबल जासूसी जैसा था, जिसके सुराग पूरी दुनिया में बिखरे पड़े थे। वेगनर ने अपनी बात रखने के लिए 4 बड़े सबूत पेश किए। पहला तो वही जिसे हम जिगसॉ फिट कहते हैं, महाद्वीपों का एक दूसरे में फिट हो जाना। दूसरा, अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे फॉसिल्स मतलब जीवाश्मों का मिलना। तीसरा, चट्टानों का मैच करना। और चौथा, पुराने बर्फीले युग के निशान जो ऐसी जगहों पर मिले जहां आज बर्फ का नामो निशान नहीं। चलो साउथ अमेरिका और अफ्रीका का ही केस लेते हैं। सिर्फ उनके किनारे ही एक दूसरे में फिट नहीं होते, बल्कि दोनों महाद्वीपों पर मेसोसॉरस नाम के एक जैसे रेंगने वाले जीव के फॉसिल्स मिले हैं। और तो और दोनों के किनारों पर 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें भी बिल्कुल एक जैसी हैं। अब हजारों किलोमीटर के समुंदर से अलग हुए 2 जमीनी टुकड़ों पर इतनी सारी समानताएं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? और ये कमाल की बात थी। ये सिर्फ एक तरह का सबूत नहीं था। जियोलॉजी यानी चट्टानों का विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीवाश्म, और क्लाइमेट साइंस यानी मौसम, सब तरफ से मिले सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक ही कहानी बता रहे थे कि हाँ, महाद्वीप सच में अपनी जगह से हिले हैं। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सबूत इतने सारे और इतने मजबूत थे, तो फिर क्यों इस थ्योरी को दशकों तक किसी ने नहीं माना? जरूर कोई ना कोई बड़ी कमी रही होगी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इतने सारे सबूत होने के बावजूद वेगनर की थ्योरी में वो कौन सी एक चीज मिसिंग थी जिसने उस वक्त की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को इसे मानने से रोके रखा? और वो कमी थी कैसे? मतलब वैगनर ये तो बता रहे थे कि महाद्वीप हिले हैं, क्या हुआ ये बता रहे थे, पर वो ये नहीं समझा पाए कि कैसे हिले। आखिर वो कौन सी जबरदस्त ताकत थी जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को समंदर में तैरा सकती थी?
उन्होंने जो वजहें बताईं, जैसे पृथ्वी का घूमना, वो बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर साबित हुईं। और बस यही उनके सिद्धांत की सबसे बड़ी और कहें तो घातक कमज़ोरी बन गई। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वेगनर की मौत के कई दशकों बाद उस बड़े सवाल का जवाब मिला। और मिला भी कहाँ से? एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, समंदर की अथाह गहराइयों से। ये वाकई बहुत दुख की बात है कि एल्फ्रेड वेगनर खुद कभी ये नहीं देख पाए कि वो सही थे। उनकी मौत के बाद लगभग 50 साल तक उनका आइडिया एक भूली बिसरी बात बनकर रह गया। तब तक जब तक नई टेक्नोलॉजी ने हमें समंदर के नीचे झांकने की ताकत नहीं दे दी। और समंदर के नीचे जो राज खुला वो था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सागर के तल का फैलना। यही वो मिसिंग इंजन था, वो ताकत थी जिसे वैगनर ढूंढ रहे थे। ये आइडिया कि समंदर का फर्श कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो लगातार बन रहा है और फैल रहा है। ये होता कैसे है? देखिए, समंदर के नीचे बहुत लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें मिड ओशनिक रिज कहते हैं। यहाँ धरती के अंदर से पिघला हुआ लावा यानी मैग्मा ऊपर आता है। ये ठंडा होकर नया फर्श बनाता है और पुराने फर्श को दोनों तरफ धकेलता है, बिल्कुल एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह। और इस बेल्ट पर सवार हैं हमारे महाद्वीप, जो उसके साथ साथ खिसकते रहते हैं। और इसका पक्का सबूत, जिसे कहते हैं स्मोकिंग गन, वो मिला चट्टानों की उम्र से। जब साइंटिस्ट ने समंदर के फर्श से चट्टानों के सैंपल लिए तो उन्होंने देखा कि रिज के पास की चट्टानें बिल्कुल नई हैं, और जैसे जैसे किनारों की तरफ बढ़ते हैं चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। बस ये इस बात का सीधा सबूत था कि वेगनर सही। तो चलिए अब वेगनर के उस पुराने आइडिया को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़ते हैं, देखते हैं कि कैसे उनका वो आइडिया आज हमारी धरती को समझने की सबसे ज़रूरी थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स की बुनियाद बना। आज हम ये जानते हैं कि महाद्वीप अकेले नहीं घूम रहे, वो तो असल में विशालकाय टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बैठे हुए मुसाफिर हैं। हमारी धरती की ऊपरी सतह एक खोल की तरह नहीं, बल्कि पजल के कई बड़े छोटे टुकड़ों यानी प्लेट्स में बटी हुई हैं, और ये प्लेट्स लगातार हिल रही हैं। और असली एक्शन तो वही होता है जहां ये प्लेट्स मिलती हैं, मतलब इनकी बाउंड्रीज पर। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई जमीन बनती है। जब वो टकराती हैं तो हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े हो जाते हैं, और जब वो एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो आते हैं भूकंप। इसी थ्योरी की वजह से आज हम समझ पाते हैं कि भूकंप क्यों और कहां आते हैं, और उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्लेटों के टकराने से ज्वालामुखी फटते हैं और पहाड़ बनते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह का नक्शा हमेशा बदलती रहती है। और हाँ, यही प्रोसेस धरती के अंदर छिपे कीमती खनिजों और दूसरे संसाधनों को भी सतह पर लाती है। मतलब हमारी दुनिया को आकार भी यही देती है और दौलत भी। और इस पूरी कहानी के हीरो अल्फ्रेड वेगनर, उनकी कहानी जितनी प्रेरणा देती है उतनी दुखद भी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के नाम कर दी, और आखिर में अपने 50वें जन्मदिन पर ग्रीनलैंड की उसी बर्फ में वो हमेशा के लिए खो गए जिसका वो अध्ययन कर रहे थे। उन्हें कभी पता नहीं चला कि आने वाला जमाना उन्हें सही साबित करने वाला है। तो अगली बार जब अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखें तो याद रखें कि वो स्थिर नहीं है। वो यात्रा जो करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी, वो आज भी जारी है। महाद्वीप आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसक रहे हैं। तो सवाल ये है कि आज से करोड़ों साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करता रहेगा। जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं वो असल में रुकी हुई नहीं है, वो लगातार हिल रही है। आज हम एक ऐसी वैज्ञानिक क्रांति की कहानी पर बात करेंगे जिसने पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और ये कहानी ये एक ऐसे आइडिया से शुरू हुई थी जिसे शुरुआत में सबने सिरे से खारिज कर दिया था कि हमारे महाद्वीप अपनी जगह से खिसक रहे हैं। आज तो हमें पता है कि पृथ्वी की जो सतह है वो किसी बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह है, जिसके टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो चमकती हुई लकीरें दिख रही हैं, ये उन्हीं प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं जो लगातार हर पल हिल रही हैं। लेकिन सोचिए, सिर्फ 100 साल पहले तक इस आइडिया को पागलपन माना जाता था। तो सवाल ये है कि हम इस अविश्वसनीय सच तक आखिर पहुंचे कैसे? इसकी खोज की कहानी बहुत ही मजेदार है। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक शख्स, एल्फ्रेड वेगनर। साल था 1910।
ये जर्मन वैज्ञानिक दुनिया का नक्शा देख रहे थे जब उन्हें कुछ ऐसा देखा जो सदियों से सबकी आंखों के सामने था, पर किसी ने उस पर गौर ही नहीं किया। बस उनकी उस एक नज़र ने साइंस की दुनिया में मानो भूचाल हिला दिया। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खोज से, एक पहेली जो दुनिया के नक्शे में छुपी थी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? एल्फ्रेड वेगनर कोई जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी थे ही नहीं, वो तो एक मौसम विज्ञानी और एक पोलर एक्सप्लोरर थे। शायद इसीलिए वो ऐसे सवाल पूछ पाए जिन्हें उस फील्ड के एक्सपर्ट्स नज़रअंदाज कर रहे थे। होता है ना, जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वो चीज़ों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखता है। वेगनर के साथ भी यही हुआ। लेकिन वैगनर का आइडिया सिर्फ उस जिक्सॉ पजल फिट तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो उससे कहीं आगे का था। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जो उस जमाने के साइंस के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थी। साल 1912 में उन्होंने अपनी वो क्रांतिकारी थ्योरी दुनिया के सामने रखी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय विस्थापन। उन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीप हैं ये अपनी जगह पर रुके हुए नहीं हैं, बल्कि ये तो समंदर की सतह पर बड़े बड़े जहाज़ों की तरह तैर रहे हैं, बह रहे हैं। ये आइडिया उस वक्त के साइंटिफिक नियमों पर एक सीधा हमला था। तो वैगनर ने असल में सोचा क्या था? उन्होंने कहा कि लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। उस वक्त अलग अलग महाद्वीप थे ही नहीं, बल्कि ये सारे के सारे एक ही विशाल जमीन के टुकड़े के तौर पर जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। और फिर वक्त के साथ ये पैंजिया टूटा और इसके टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, जिससे आज की दुनिया का नक्शा बना। अब देखिए, वेगनर ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफ़ी नहीं होता, उसे साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं। इसलिए उन्होंने अगले कई साल अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर से सबूत जुटाने में लगा दिए। और उन्होंने सिर्फ नक्शे के फिट होने से कहीं ज़्यादा सबूत इकट्ठे किए। उन्होंने जियोलॉजी, फॉसिल्स यानी जीवाश्मों और क्लाइमेट की स्टडी से इतने सबूत जुटाए कि एक मजबूत केस तैयार हो गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये सबूत थे क्या। पहला सबूत तो बिल्कुल साफ था, वो जिग्सॉ फिट। फिर उन्होंने देखा कि ब्राज़ील और वेस्ट अफ्रीका के किनारों पर जो चट्टानें हैं वो सिर्फ दिखती ही एक जैसी नहीं है, बल्कि उनकी उम्र और बनावट भी एक ही है। और शायद सबसे मजबूत सबूत मिला फॉसिल से। सोचिए, एक ही तरह के ज़मीनी जानवरों और पौधों के जीवाश्म जो तैर नहीं सकते थे, वो हज़ारों किलोमीटर दूर अलग अलग महाद्वीपों पर मिले। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता था? और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें इंडिया और अफ्रीका जैसी गर्म जगहों पर बर्फ के ग्लेशियर से बनी गहरी खरोंचों के निशान मिले। अब ये तो तभी हो सकता है जब ये इलाके कभी बर्फीले पोल्स के पास रहे हों, है ना? इतना ही नहीं, ब्राज़ील और घाना में सोने के जो भंडार मिले, उनकी बनावट भी एकदम एक जैसी थी, मानो वो कभी एक ही जगह का हिस्सा रहे हों। धीरे धीरे वेगनर के पास सबूतों का एक पहाड़ खड़ा हो रहा। अब इतने सारे सबूतों को देखकर तो यही लगता है कि वैगनर के आइडिया को हाथों हाथ लिया गया होगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। जो रिएक्शन आया वो बहुत तीखा था। ज्यादातर साइंटिस्ट्स ने उनके आइडिया को खारिज कर दिया। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने तो इसे सरासर बकवास कह दिया। वैगनर का मजाक उड़ाया गया और उन्हें एक आउटसाइडर कहकर अलग थलग कर दिया गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब इतने सारे सबूत थे तो फिर इस थ्योरी को इतनी बुरी तरह से क्यों नकारा गया? आखिर वैगनर के केस में कमी क्या थी? और यही वो सबसे जरूरी पॉइंट है। वैगनर एक बहुत बड़ी पहेली का जवाब नहीं दे पाए थे। वो ये नहीं समझा सके कि आखिर वो कौन सी ताकत है, कौन सा फोर्स है जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को खिसका सकता है बिना किसी मैकेनिज्म, यानी बिना किसी वजह के। उनकी थियरी ज्यादातर जियोलॉजिस्ट के लिए सिर्फ एक अच्छी कहानी थी, हकीकत नहीं। अफसोस की बात यह है कि वैगनर की मौत हो गई और उनकी थियरी तब भी रिजेक्टेड ही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दशकों बाद इस पहेली का जवाब एक ऐसी जगह से मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, समंदर की गहरी खाइयों से। वेगनर ने जब अपनी थ्योरी दी और जब वो सच साबित हुई, इसके बीच लगभग 50 साल गुजर गए। 1930 में एक एक्सपीडिशन के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर 1950s के दशक में वर्ल्ड वॉर II के बाद नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे साइंटिस्ट्स पहली बार समंदर की सतह का पूरा नक्शा बना पाए। एक ऐसी दुनिया जो पहले किसी ने नहीं देखी थी।
और वहां उन्हें जो मिला उसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने समुंदर के नीचे पहाड़ों की बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं खोजीं, जिन्हें मिड ओशियानिक रिज कहा जाता है, और उन्होंने पाया कि इन पहाड़ों के बीच से लगातार नई जमीन, नई पपड़ी बन रही थी। इस प्रोसेस को नाम दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी समुद्री तल का फैलाव। तो यही वो मैकेनिज्म था जिसकी वैगनर के थ्योरी में कमी थी। जैसे ही इन मिड ओशैनिक रिजेस से लावा निकलकर नई जमीन बनाता है, वो पुरानी जमीन को और उस पर टिके महाद्वीपों को एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह दोनों तरफ धकेलता है। आखिरकार दशकों बाद वैगनर सही साबित हुए थे, और इस एक खोज ने वैगनर के पुराने आइडिया को एक ऐसी मॉडर्न थ्योरी में बदल दिया जो आज जियोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। आज हम भूकंप से लेकर पहाड़ों के बनने तक सब कुछ इसी थ्योरी से समझते हैं। वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के आइडिया को आज हम थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। ये थियरी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह विशाल प्लेटों में बटी हुई है जो लगातार एक दूसरे के साथ मूव कर रही हैं, आज अर्थ साइंस का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। और यही थ्योरी पृथ्वी पर होने वाली हर बड़ी भूवैज्ञानिक घटना को समझाती है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई जमीन बनती है, जब वो आपस में टकराती हैं तो हिमालय जैसे विशाल पहाड़ खड़े हो जाते हैं, और जब ये प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसे जबरदस्त भूकंप आते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी पर होने वाली लगभग हर बड़ी हलचल की वजह इन प्लेट्स की मूवमेंट ही है। तो अगली बार जब दुनिया का नक्शा देखें तो याद रखिएगा कि वो एक रुकी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्लो मोशन में चल रही फिल्म है। हमारे महाद्वीप आज भी ठीक उसी तरह खिसक रहे हैं जैसा वैगनर ने एक सदी पहले सोचा था। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज से 20 करोड़ साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी? इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज उस कमाल की कहानी को जानते हैं जिसने हमारी धरती के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा आइडिया था जो इतना अनोखा था कि शुरुआत में उसे सुनकर सबने उसका मजाक ही उड़ाया था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब ये आइडिया पहली बार दुनिया के सामने आया तो उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट का बस यही कहना था। किसी ने इसे माना ही नहीं, सिरे से खारिज कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या था इस आइडिया में जिसने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था? देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे ऑब्जर्वेशन से। अगर हम दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे सारे महाद्वीप एक बहुत बड़ी पहेली के टूटे हुए टुकड़े हैं। खासतौर पर साउथ अमेरिका का पूर्वी किनारा अफ्रीका के पश्चिमी किनारे में लगभग परफेक्टली फिट हो जाता है, मानो ये दोनों कभी एक ही जमीन का हिस्सा रहे हों। और इस पहेली को सुलझाने के लिए सामने आया एक ऐसा शख्स जिसका दिमाग सिर्फ एक दायरे में नहीं सोचता था। इनका नाम था एल्फ्रेड वैगनर। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और वो कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं थे। वो एक मौसम विज्ञानी होने के साथ साथ एक एस्ट्रोनॉमर और एक अनुभवी आर्कटिक एक्सप्लोरर भी थे। और शायद यही वजह थी कि वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख पा रहे थे। 1912 में वैगनर ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सबको हैरान कर दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, बल्कि ये तो करोड़ों सालों से धरती की सतह पर समंदर पर बड़े बड़े जहाज़ों की तरह तैर रहे हैं, या कह लीजिए खिसक रहे हैं। लेकिन ये कोई हवाई बात नहीं थी। वैगनर ने अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए पूरी दुनिया से अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने में। वैगनर ने जो केस बनाया वो 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था, और कमाल की बात ये थी कि ये सबूत अलग अलग फील्ड से थे, पर सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला सबूत तो खैर सबके सामने था, दुनिया के नक्शे पर कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे में फिट हो जाना। लेकिन वैगनर इससे भी आगे गए। उन्होंने ये दिखाया कि ब्राजील के किनारों पर जो 2 अरब साल पुरानी चट्टानें हैं, उनकी बनावट और उम्र पश्चिम अफ्रीका की चट्टानों से एकदम मैच करती थी, जैसे किसी टूटे हुए हार के 2 हिस्से हों। फिर नंबर आया फॉसिल्स का, यानी जीवाश्मों का। एक ही तरह के जमीनी जानवरों और पौधों के फॉसिल्स ऐसे ऐसे महाद्वीपों पर मिले जिनके बीच आज हजारों किलोमीटर का समंदर है। अब जाहिर है ये जानवर तैरकर तो समंदर पार नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं, भारत और अफ्रीका जैसे गर्म इलाकों में पुराने बर्फीले युग के निशान मिले। ये तो तभी हो सकता है जब ये जमीनें कभी एक साथ किसी ठंडी जगह पर रही हों। अब आप सोचिए, इतने सारे अलग अलग सबूत थे, लेकिन फिर भी उस दौर के बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट्स ने वैगनर की इस पूरी थियोरी को मानने से साफ इनकार कर दिया। पर उनका एक सवाल था, और सच कहें तो सवाल बहुत वाजिब था।
सवाल ये था कि आखिर इतनी ताकत आएगी कहाँ से? वो कौन सी फोर्स है जो अरबों खरबों टन के इन कॉन्टिनेंट्स को धरती पर इधर-उधर खिसका सके? ये कोई मामूली ताकत तो हो नहीं सकती। अब देखिए, वैगनर ने इसका जवाब देने की कोशिश तो की। उनका मानना था कि धरती के घूमने से जो फोर्स पैदा होती है वही इन महाद्वीपों को धकेल रही है। लेकिन फिजिसिस्ट्स ने फौरन ये साबित कर दिया कि ये फोर्स इतनी कमजोर है कि उससे कुछ नहीं हो सकता। और बस यही उनकी थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, एक ऐसी कमजोरी जिसने इस थ्योरी को लगभग मार ही डाला। 1930 में ग्रीनलैंड में एक मिशन के दौरान वैगनर की मौत हो गई और उनके साथ ही उनकी थ्योरी भी जैसे विज्ञान की दुनिया में बर्फ के नीचे दफन हो गई। कई दशकों तक किसी ने इस आइडिया को पलट कर भी नहीं देखा। ये सब तब तक चला जब तक एक नई टेक्नोलॉजी ने समंदर की गहराइयों के राज खोलने शुरू नहीं कर दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी छलांग लगाई। सोनार जैसी नई तकनीक से साइंटिस्ट पहली बार समंदर के फर्श का नक्शा बना पाए और वहां उन्हें जो मिला उसने तो जियोलॉजी की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। पता चला कि वैगनर जिस फोर्स को धरती के बाहर ढूंढ रहे थे वो तो असल में धरती के अंदर ही मौजूद थी। हमारी धरती के बेहद गर्म कोर से जो गर्मी उठती है वो मैंटल यानी पिघली हुई चट्टानों की परत में बहुत बड़ी बड़ी धाराएं पैदा करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बर्तन में पानी गर्म होकर उबलता है। ये जबरदस्त धाराएं ऊपर उठकर समुद्र के फर्श को बीच से फाड़कर ऊपर आती हैं। इसे मिड ओशियानिक रिज कहते हैं। यहां से लगातार नया मैग्मा निकलकर ठंडा होता है और नई जमीन बनाता है, जो पुरानी जमीन को दोनों तरफ धकेलता जाता है। ये पूरा सिस्टम एक विशालकाय कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो लगातार नॉनस्टॉप चल रहा है। और इसका फाइनल पक्का सबूत मिला समंदर की चट्टानों की उम्र से। जो चट्टानें रिज के पास थीं वो बिल्कुल नहीं थीं, और जैसे जैसे महाद्वीपों की तरफ बढ़ते गए चट्टानें पुरानी होती गईं। ये वही मिसिंग पीस था, वैगनर की थ्योरी का वो खोया हुआ हिस्सा, वही इंजन जिसकी वजह से ये सारे कॉन्टिनेंट्स चल रहे थे। और इसी खोज के बाद वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आइडिया ने एक नई और ज्यादा मजबूत थ्योरी की शक्ल ले ली, जिसे आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो आज हम ये जानते हैं कि हमारी धरती की ऊपरी ठोस परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो किसी टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह है जो कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हीं बड़े टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस इन्हीं प्लेट्स के ऊपर टिके हुए हैं, जैसे किसी सवारी पर बैठे हों। अब सारा एक्शन, सारी हलचल वहीं होती है जहां ये प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जिन्हें प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। ये 3 तरह की होती हैं। दुनिया में जितने भी बड़े भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी फटते हैं, उनमें से ज्यादातर इन्हीं बाउंड्रीज पर होते हैं। सबसे पहली हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज है, जहाँ लगातार नई जमीन बन रही है और इसी वजह से अटलांटिक ओशन हर साल थोड़ा और चौड़ा होता जा रहा है। इसके बाद आती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। जब कोई भारी ओशियानिक प्लेट किसी हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो वो उसके नीचे धंस जाती है। इसी से एंडीज जैसे ज्वालामुखी वाले पहाड़ बनते हैं। और जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराती हैं तो नतीजा होता है हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का बनना। और फिर हैं तीसरी तरह की बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। यहाँ प्लेट्स ना टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे पीछे खिसकती हैं, जिससे सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसे इलाकों में बहुत खतरनाक भूकंप आते हैं। तो सोचिए, अल्फ्रेड वेगनर का वो आइडिया जिसे कभी सरासर बकवास कहकर उड़ा दिया गया था, आज वो जियोलॉजी की बुनियाद है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पत्थर की कोई बेजान गेंद नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई दुनिया है जो हर पल लगातार बदल रही है। सवाल बस ये है कि लाखों साल बाद ये बदलाव हमारी दुनिया को कैसा बना देगा।